Today is discuss about I will discuss about recent trend in steam turbines, boiler size, and the steam condition. This is the unit 2 part. These are the content: introduction of turbine, what is the meaning of turbine, principle of steam turbine system, steam turbine and blades, types of steam turbine, components of steam impulse turbine, and the problems in the steam turbine, common use of steam. These are the content of today presentation. वाई एग्जैक्टली इज द टरबाइन? टरबाइन का मतलब क्या है? टरबाइन क्या चीज होती है? टरबाइन का मतलब सिंपली ये होता है, एक रोटरी डिवाइस है जो कि किसी फ्लूइड से चलती है, या बोलना चाहिए कि जब किसी फ्लूइड की एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो टरबाइन की ब्लेड्स को मोशन मिलता है, और जो टरबाइन की ब्लेड्स को मोशन मिलेगा तो जो टरबाइन की रोटर शाफ्ट है वो घूमना चालू हो जाएगी। तो जब टरबाइन की रोटर शाफ्ट घूमेगी तो उससे मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करेंगे थ्रू द अल्टरनेटर। तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द टरबाइन। तो यहाँ पे एक टरबाइन का हाउस है जहाँ पे कि टरबाइंस वगैरह हैं। डिटेल पिक्चर जो है भी आपको आगे भी देखने को मिलेगी। दिस इज द टरबाइन हाउस जहाँ की आप देख रहे हैं बहुत सारी टरबाइन जो है बनी हुई है, रखी हुई है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड इस टाइप से होती हैं। तो जो स्टीम टरबाइन है, स्टीम ड्रिवन रोटरी टाइप का इंजन होता है या प्राइम मूवर होता है, जिसे कि हम स्टीम टरबाइन के नाम से जानते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्टीम टरबाइन? This is the principle in which the steam energy converted into the mechanical work by expansion through the turbine. एक ऐसी टरबाइन जहाँ की स्टीम एनर्जी का यूज मैकेनिकल वर्क को कन्वर्ट करने में किया जा रहा है, एक्सपांसन के द्वारा होता है। एक्सपांसन कहाँ पे होता है? आपको पता है कि स्टीम आती है नोजल से, और नोजल से आने के बाद स्टीम जो है ब्लेड्स पे पास होती है। तो जैसे ही ब्लेड्स पे पास होती है तो वहाँ पे जो ब्लेड्स होती हैं वो घूमने लगती हैं, एंड द एक्सपांसन टेक प्लेस थ्रू ए सीरीज ऑफ फिक्स एंड द मूविंग ब्लेड्स। ये आपको पता है कि एक्सपांसन जो स्टीम का होता है, स्टीम में जो हो रहा है वो स्टीम के द्वारा हो रहा है वो फिक्स और मूविंग ब्लेड। तो फिक्स ब्लेड नोजल को बोलते हैं, और मूविंग ब्लेड जो आपकी रोटेट हो रही हैं, वेन होती हैं, उनको बोला जाता है। इन ईच रो फिक्स ब्लेड एंड द मूविंग ब्लेड आर कॉल्ड द स्टेज। जो इनका सेट कहलाता है नोजल का और मूविंग ब्लेड का, यानी फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड का एक सेट एक स्टेज के नाम से जाना जाता है। तो दिस इज द पिक्चर इन विच द फिक्स ब्लेड एंड द मूविंग ब्लेड। तो नोजल यहाँ पे आपको हो सकता है यहाँ पे साइड में दिखाई दे रहे हों, और जो मूविंग ब्लेड्स हैं ये आपकी मूविंग ब्लेड्स हैं जो आप देख रहे हैं, ये मूविंग ब्लेड्स हैं आपकी जो आप देख रहे हैं। तो इनका एक सेट मिलके जो है वो स्टेज को बनाता है। तो ये सारी जो वो है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट रहते हैं, एक कंपोनेंट नहीं है, बहुत सारे कंपोनेंट है। स्टीम टरबाइन सिस्टम, इसका बेसिकली जो बहुत पुराने जमाने से यूज किया जा रहा है, आपको पता होगा स्टीम इंजन के रूप में इसको इस्तेमाल करते थे, तो इसका नाम कंबाइंड हीट एंड पावर एप्लीकेशन पड़ गया। ओल्डेस्ट प्राइम मूवर कहलाता है। कैपेसिटी 50 किलोवाट से 100 मेगावाट तक की रहती है। और थर्मोडायनेमिक साइकिल जो है रैंकाइन साइकिल, रैंकाइन साइकिल जैसा कि आपको हमने थर्मोडायनेमिक्स उसमें पढ़ाया था, थर्मल इंजीनियरिंग गैस डायनेमिक्स में, जिसमें कि बॉयलर का इस्तेमाल होता था, वही साइकिल का इस्तेमाल होता है यहाँ पे स्टीम टरबाइन में। तो मोस्ट कॉमन टाइप दो तरीके की अपनी टरबाइन होती है, एक होती है बैक प्रेशर, दूसरी होती है एक्सट्रक्शन। तो बैक प्रेशर वो टरबाइन होती है जहाँ की एक्सपांसन आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा पे एक्सपांसन होता है, बोलना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर यदि आपका 1 बार है उससे ज़्यादा बार पे एक्सपांसन यदि हो रहा है, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड अ बैक प्रेशर स्टीम टरबाइन। बट इफ द एक्सपांसन इज टेकिंग प्लेस less than atmospheric pressure or the equal to the atmospheric pressure, and some part of the steam will be extracted for the heating of the another purpose। मतलब किसी दूसरी चीज को यदि आपको गर्म करना है तो उस चीज के लिए भी यदि स्टीम पार्ट ऑफ स्टीम निकाली जा रही है टरबाइन में से, तो वो एक्सट्रैक्शन टाइप की कंडेंसिंग स्टीम टरबाइन कहलाती है। तो बैक प्रेशर स्टीम टरबाइन, ये आपका एक डायग्राम आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे बॉयलर है, steam is coming from the boiler side going into the turbine side, and after that steam is expansion in the turbine coming into the low pressure steam which is going into the a process। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये कंडेंसेशन हो रहा है, कंडेंसेशन होने के बाद वापस से सीधे यहाँ पे चली आती है बॉयलर पे। तो दिस इज द सिंपल टाइप ऑफ द टरबाइन इन विच द बैक प्रेशर, यानी कि एक्सपांसन जो है अप टू द बैक प्रेशर हो रहा है, ठीक है ना। तो टरबाइन से स्टीम जो निकल के आती है वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की रहती है, सुपर हीटेड क्वालिटी की रहती है। इस टरबाइन की हाई प्रेशर स्टीम को यहाँ पे पास करते हैं,
तो यहाँ पे जो रोटर के ब्लेड्स वगैरह लगी हैं, मूविंग ब्लेड्स, वो घूमना स्टार्ट हो जाती हैं। और आफ्टर दैट की एक्सपांसन होने के बाद, टरबाइन की स्टेजेस में एक्सपांसन होने के बाद, वो स्टीम एक्सपांसन होने के बाद लो प्रेशर में कन्वर्ट होती है। आफ्टर द एक्सपांसन, तो ये लो प्रेशर की स्टीम कंडेंसर में भेज देते हैं। कंडेंसर में भेजने के बाद वहाँ पे उसका कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेट को कलेक्टेड इसके द्वारा, पंप के द्वारा कर लिया जाता है, और वापस से यहाँ पे बॉयलर में, यूनिट में भेज दिया जाता है। और बॉयलर में यदि आपको स्टीम तैयार करना है, उसके लिए कंबशन करना पड़ता है। तो कंबशन करेंगे फ्यूल का, फ्यूल इज सप्लाई फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स, एंड द कंबशन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस फ्रॉम द आउटसाइड, एंड द हीट इज सप्लाई to the fuel. Heat is supplied to the water through the fuel by the combustion of fuel. It is taking place in the boiler unit. Steam exits the turbine at a higher pressure, already discussed. एडवांटेज क्या होते हैं? सिंपल कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हैं, बहुत सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है, लो कैपिटल कॉस्ट है। अब यदि सिंपल कॉन्फ़िगरेशन रहेगा तो कैपिटल कॉस्ट भी लो रहेगी। लो नीड ऑफ द कूलिंग वाटर, ज़्यादा वाटर की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब सिंपल कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, सिंपल कॉस्ट, आपके जब सिंपल अरेंजमेंट रहेगा तो ज़्यादा कूलिंग वाटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। टोटल इफिशिएंसी ज़्यादा होती है कंपेरिजन टू अदर टाइप। यदि आप सेम लेवल पे आप कंपैरिजन करेंगे तो टोटल इफिशिएंसी यानी थर्मल इफिशिएंसी बोलना चाहिए, और साथ ही साथ में मैकेनिकल इफिशिएंसी, क्योंकि नंबर ऑफ पार्ट्स यहाँ पे कम है, नंबर ऑफ पार्ट्स ज़्यादा होते हैं तो मैकेनिकल इफिशिएंसी कम हो जाती है। और थर्मल इफिशिएंसी भी अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको हाई अमाउंट में आउटपुट, वर्क आउटपुट मिल जाता है कंपेरिजन टू द अदर टाइप ऑफ टर्बाइन। डिसएडवांटेज देखेंगे तो ये लार्जर स्टीम टरबाइन के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है सिंपल कॉन्फ़िगरेशन वाला, ये जहाँ पे हमें ज़्यादा अमाउंट में स्टीम को एक्सपांड कराना है। अनदर इज एक्सट्रैक्शन कंडेंसिंग स्टीम। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, जो टरबाइन लगी हुई है इसमें से कुछ पार्ट स्टीम का निकाल के पानी को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, या दूसरे प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकी की स्टीम यहाँ पे कंडेंसर में भेजी जा रही है कंडेंस करने के लिए। तो दिस इज द अनदर टाइप ऑफ द टरबाइन, इट इज कॉल्ड द एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का मतलब एक्सट्रैक्ट करना, स्टीम को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से कुछ अमाउंट 1-x जो है स्टीम को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके एक यूनिट में भेजी जाती है, जहाँ पे कि स्टीम जो है कंडेंस होती है, और स्टीम का यूटिलाइजेशन करते हैं, और उसको पंप के द्वारा यहाँ पे पानी को गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली आफ्टर द कंडेंसर यहाँ पे स्टीम जब पास होगी तो वही प्रोसेस जैसे कि पहले हो रही थी। तो दिस इज द एडिशनल advantage of this type of turbine in which the extraction of the steam taking place. Steam obtained by the extraction from an intermediate stage, remaining steam is exhausted. Relatively high capital cost, capital cost जो रहती है वो ज़्यादा रहती है इसकी कंपैरिजन टू द प्रीवियस वन। प्रीवियस में आपने देखा था कि ज़्यादा आपकी कॉस्ट जो थी नहीं थी वहाँ पे आपकी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब आपको जो देख रहे हैं कि कंपेरिजन टू द अर्लियर टाइप ऑफ टरबाइन, दिस इज द कैरिंग ऑफ द हाई कैपिटल कॉस्ट, लोअर टोटल एफिशिएंसी बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ moving parts are more comparison to the earlier type of turbine. That's why the cost is higher than steam turbine and the blades. This is the picture view in which the rotating blades, यहाँ पे rotating blades लगी हैं, यहाँ पे ये स्टेशनरी ब्लेड लगी हुई है आप जो देख रहे हैं। तो कई जगह इनका जो सेट रहता है वो स्टेज के रूप में कहलाता है, और ये जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं, दिस इज द अरेंजमेंट हियर। तो दिस इज अ सेट ऑफ द मूविंग ब्लेड एंड द फिक्स्ड ब्लेड्स। टाइप्स ऑफ द स्टीम टरबाइन, बेसिकली दो तरीके की टरबाइन होती हैं, एक होती है इम्पल्स स्टीम टरबाइन और दूसरी होती है रिएक्शन स्टीम टरबाइन। तो ये जो बकेट है ये मूविंग टाइप की ब्लेड कहलाती हैं, स्टेशनरी नोजल ये फिक्स ब्लेड्स के रूप में कहलाती हैं, इनको फिक्स ब्लेड भी बोला जाता है। तो हर किसी के साथ मूविंग ब्लेड के साथ में फिक्स ब्लेड्स होती है, नोजल्स होता है। अब ये फ्लो और नोजल का आप पार्टीशन देख रहे हैं, और दिस इज द बकेट्स जहाँ आपकी मूविंग ब्लेड्स है, व्हील लगा हुआ है। इम्पल्स टरबाइन में जो प्रेशर ड्रॉप होता है सिर्फ फिक्स नोजल साइड में होता है या फिक्स ब्लेड में होता है। दिस इज कॉल्ड इम्पल्स टरबाइन इन विच द जेट ऑफ स्टीम फ्रॉम ए फिक्स नोजल पुश एंगेज द रोटर ब्लेड्स। तो जो भी स्टीम कमिंग आ रही है नोजल साइड से, उसको टरबाइन की ब्लेड्स में फोर्स दिया जाता है ताकि टरबाइन की रोटर ब्लेड जो है घूमे
और उसको प्रोवाइड करें और फॉरवर्ड मोशन में मूव करती हैं। द वेलोसिटी ऑफ स्टीम इज ट्वाइस एज फास्ट एज द वेलोसिटी ऑफ ब्लेड। जो स्टीम की वेलोसिटी है वो ब्लेड वेलोसिटी से 2 टाइम्स ज़्यादा रहती है। प्रेशर ड्रॉप टेक प्लेस इन द फिक्स ब्लेड। प्रेशर ड्रॉप जो रहता है फिक्स ब्लेड में ही होता है, नोजल में ही होता है, मूविंग ब्लेड में नहीं होता है। दिस इज सिंगल स्टेज इम्पल्स टरबाइन। Turbine consists of the single rotor to which the impulse blade are attached. The steam is fed through the one or the several convergent nozzles. If the high velocity of steam is allowed to flow through the one row of the moving blades, it produces a rotor speed of a 30,000 rpm, which is too high for a practical use. तो सिंगल स्टेज इम्पल्स टरबाइन की खास बात ये रहती है कि स्टीम को जो भेजा जाता है वो बहुत सारे नोजल्स के थ्रू भेजा जाता है, और हाई वेलोसिटी स्टीम का जो इस्तेमाल है वन रो ऑफ मूविंग ब्लेड्स में करते हैं। वहाँ पे बहुत नंबर ऑफ मूविंग ब्लेड्स नहीं रहती, नंबर ऑफ रो ऑफ मूविंग ब्लेड्स नहीं रहती हैं। स्पीड जो रोटर की रहती है वो 30,000 से ज़्यादा रहती है आरपीएम में। कंपोनेंट्स की यदि बात करें तो मेन कंपोनेंट्स आर केजिंग, रोटर। अब केजिंग का मतलब होता है जो सराउंडिंग्स में एटमॉस्फेयर रहता है सिस्टम के, बोलना चाहिए जहाँ पे कि सारी चीज़ें लगी हुई हैं, उसके आसपास का जो माहौल रहता है वो केजिंग कहलाता है। रोटर जिसमें कि ब्लेड माउंटेड रहती हैं, ब्लेड्स एरोफेल सेक्शंस की रहती हैं, ब्लेड्स मूविंग ब्लेड्स होती हैं, फिक्स ब्लेड नोजल को मानते हैं। स्टॉप एंड द कंट्रोल वॉल्व, स्टीम की सप्लाई को ये कंट्रोल करना है तो कंट्रोल वॉल्व लगाते हैं। और स्टॉप वॉल्व कि whenever the requirement is fulfilled in the inside of the system, there will be a installing of the stop valve. Governor according to the speed of the system, गवर्नर को लगाया जाता है तो स्पीड कंट्रोल करने काम करता है गवर्नर। बेरिंग, जनरल एंड द थ्रस्ट बेरिंग, जैसे कि आपके घरों के इलेक्ट्रिकल आइटमों में लगी रहती है बेरिंग्स, पंखों में लगी रहती है बेरिंग्स, वो इसी टाइप की बेरिंग है, जनरल और थ्रस्ट बेरिंग। तो जितना भी लोड आता है उसको वियर करने के लिए बेरिंग्स लगाई जाती हैं। गियर बॉक्स जैसा गाड़ियों में लगे रहते हैं, किस हिसाब से स्पीड को वेरिएशन करना है उसके हिसाब से गियर बॉक्स है। ऑयल पंप, एक पंप ऐसा जहाँ की ऑयल का इस्तेमाल करता है, लुब्रिकेशन इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर एनी टाइप ऑफ मशीन। रिएक्शन स्टीम टरबाइन जहाँ की फिक्स और मूविंग ब्लेड दोनों में एक्सपांसन हो रहा है या प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, वो रिएक्शन स्टीम टरबाइन कहलाती है। इम्पल्स टरबाइन के कंपैरिजन में जो स्टीम का यूटिलाइजेशन है वो नोजल से रोटर की तरफ की होता है, रोटर पे ब्लेड माउंटेड रहती है मूविंग वाली, एंड द रिजल्ट इन स्मॉल इंक्रीज इन द वेलोसिटी ओवर दैट ऑफ द मूविंग ब्लेड। तो जो कंपैरिजन टू द इम्पल्स टरबाइन यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीमेंट रहता है वेलोसिटी में कंपैरिजन टू द इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन। दिस इज द डायग्राम इन विच द इम्पल्स एंड द रिएक्शन टरबाइन, हियर द मूविंग ब्लेड्स और बकेट्स that is mounted on the rotor, fixed blade or nozzle is here, moving bucket is here, fixed nozzle is here, rotor is here, rotation is here, rotating nozzle is here, rotating nozzle जो आप देख रहे हैं वो यहाँ पे लगा हुआ है। तो in case in which the impulse turbine the pressure drop taking place in the only the fixed nozzle only, here the pressure drop in the both cases, fixed nozzle and the moving blades or the fixed blades or the moving blades. प्रॉब्लम्स इन स्टीम टरबाइन कौन कौन सी आ सकती हैं? स्ट्रेस कोरोजन आ सकती है ब्लेड्स वगैरह में, क्रैकिंग हो सकती है ब्लेड्स की, डायग्राम में दिख जाएगा। फटिग आती है, धीरे धीरे फेलोर होना। पिटिंग होती है, एकदम से कोई चीज़ उसका जो साइज है वो बेडोल हो जाना। ऑयल लुब्रिकेशंस, ये एक प्रॉब्लम बनी रहती है कि लुब्रिकेटिंग ऑयल रहना बहुत जरूरी है। जैसे गाड़ी आप चलाते हैं तो गाड़ी में आप ऑयल बराबर चेक करते रहते हैं कि गाड़ी में ऑयल है कि नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ मूविंग पार्ट ज़्यादा रहते हैं। जहाँ पे भी मूविंग पार्ट ज़्यादा रहेंगे वहाँ पे लुब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट बनी रहेगी। इनबैलेंसिंग ऑफ द रोटर कैन लीड टू द वाइब्रेशन। रोटर यदि इम्बैलेंस कंडीशन पे है तो वाइब्रेशन होने के चांसेस पूरे बने रहेंगे, इसलिए रोटर को अपनी जगह पे फिक्स रखना बहुत ज़रूरी रहता है। मिस अलाइनमेंट, जो ब्लेड्स का अलाइनमेंट है वो बिगड़ा रहता है, सही नहीं रहता। थर्मल फटिग रहती है, एक प्रकार से बोलना चाहिए कि जैसे ही वहाँ से हीट आती है, स्टीम आती है जो कि अपने साथ में हीट लिए रहती है, तो ब्लेड्स के ऊपर भी जब अटैकिंग करती है तो उस हिसाब से जो फटिग होता है, फेलोर होता है, वो थर्मल मैनर में हो रहता है। स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग, दैट इज द रिजल्टेंट डैमेज, क्रैक्स इन अ हाईली स्ट्रेस एरिया ऑफ द ब्लीडिंग।
तो ब्लेड्स के जो एरिया में रहता है, काफ़ी एरिया को कवर करता है क्रैक्स जो यहाँ पे भी आते हैं। कॉजेज ऑफ फेलियर, that is the combined presence of the corrosive elements and the high stress in the highly loaded locations। तो corrosive elements और स्ट्रेसेस के कारण काफ़ी ज़्यादा फेलियर बने रहते हैं। कोरोजन जो हो रहा है, इसका रिजल्टेंट डैमेज जो है एक्सटेंसिव पिटिंग, एकदम से एरोफिल सेक्शंस, राउट्स, कवर, ब्लेड, रूट सरफेस, ब्लेड की जो डेप्थ सरफेसेस रहती हैं वहाँ पे कोरोजन बना रहता है। कॉजेज ऑफ फेलियर, केमिकल अटैकिंग फ्रॉम द कोरोजिव एलिमेंट्स, तो कोरोजिव एलिमेंट के कारण केमिकल अटैक होता है। इन द स्टीम प्रोवाइडेड टू द टरबाइन, टरबाइन के अंदर जैसे ही आप स्टीम आती है तो अपने साथ में कोरोजिव एलिमेंट्स को भी अटैकिंग मोड में लेती है, जिससे कि केमिकल अटैक होता है। क्रीप, जो कि टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज रहती है, धीरे धीरे करके इसमें रिजल्टेंट डैमेज करती है। जो एरोफिल सेक्शन रहता है ब्लेड्स का, कवर्स परमानेंटली डिफॉर्म हो जाते हैं इसके। एंड द डिफॉर्म पार्ट्स सबजुटेड टू द स्टीम टेम्परेचर, ये जितने भी आपके पार्ट्स देख रहे हैं स्टीम टरबाइन के, ये स्टीम टेम्परेचर के कांटेक्ट में रहते हैं इन एक्सेस ऑफ द डिज़ाइन लिमिट। डिज़ाइन लिमिट से ज़्यादा आप देखते हैं वहाँ पे फेलियर बनने के चांसेस बने रहते हैं, और स्टीम टेम्परेचर जो रहता है वो ज़्यादा रहता है, तो जिसके कारण से कि जो पार्ट्स रहते हैं वो डिफॉर्म्ड होते रहते हैं। फटिग जो है, क्रैक्स इन द एरोफिल श्राउड्स एंड द कवर, ब्लेड रूट्स, ये इनके कारण इनमें इतनी जगह पे आपके फटिग फेलियर भी होता है, क्रैक्स आते हैं। कॉजेज ऑफ फेलियर, लूजिंग ऑफ पार्ट्स, कवर, टाई, वायर, ये सारी चीज़ें फटिग फेलियर के कॉजेज रहते हैं। यदि पार्ट्स लूज रहेंगे, कवर लूज रहेगा, टाई वायर लूज रहेगा, तो इसके कारण से भी फटिग फेलियर हो सकता है। एक्सीड पार्ट फटिग लाइफ डिज़ाइन लिमिट, तो यदि पार्ट्स को एक लिमिट तक, उससे ज़्यादा बियॉन्ड में यदि आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं या डिज़ाइन करने की सोच रहे हैं, तो उसके कारण से भी फटिग फेलियर हो सकता है। तो दिस इज़ द डायग्राम इन विच शोइंग द फटिग फेलियर और कोरोजन क्रैकिंग। दिस इज़ द डायग्राम। और यहाँ पे भी जो आप गैप वगैरह देख रहे हैं, ब्रेकिंग देख रहे हैं, ये सारे कोरोजन फेलियर के कारण होता है। बॉयलर की माउंटिंग, जो बॉयलर में इस्तेमाल की जाती है माउंटिंग फॉर द सेफ ऑपरेशन, बॉयलर में दो तरीके से सुरक्षित किया जाता है बॉयलर को, ये एफिशिएंसी बढ़ाई जाती है, एक माउंटिंग के द्वारा, एक एक्सेसरीज के द्वारा। तो बॉयलर की जो माउंटिंग्स रहती हैं वो बॉयलर को सेफ ऑपरेशन में ले आने का काम करती हैं। तो बॉयलर की जो माउंटिंग होती है, वाटर लेवल इंडिकेटर, प्रेशर गेज, हीट चेक वॉल्व, सॉरी आपका ब्लो ऑफ कॉक, और आपका स्टीम स्टॉप वॉल्व, सेफ्टी वॉल्व, तो ये सारी डिवाइसेस जितनी भी हैं बॉयलर माउंटिंग्स के लिए एज इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि बॉयलर को सेफ ऑपरेशंस में कराती हैं। और दीज आर द एसेंशियल पार्ट्स, एंड विदाउट दिस बॉयलर ऑपरेशन कैन नॉट बी डन प्रॉपरली। एंड द बॉयलर एफिशिएंसीज, it is used for the increasing the efficiency of the boiler, in which manner thermal efficiency, either of the mechanical efficiency also, but thermal efficiency is a more increased manner comparison to the मैकेनिकल एफिशिएंसी, बिकॉज ऑफ द डिवाइसेस जो यूज़ की जाती है इसमें सुपर हीटर रहती है जो आप देखेंगे, फिर उसके बाद आपका इकोनोमाइजर रहता है, तीसरा प्री हीटर, चौथा आपका फीड पंप रहता है। तो ये सुपर हीटर का इस्तेमाल स्टीम बॉयलर से निकलने के बाद जब नोजल में जाती है, टरबाइन में आती है, उसके पहले उसको सुपर हीटर में बेच के उसको सुपर हीट करते हैं, उसकी ड्राइनेस बढ़ाते हैं। ड्राइनेस बढ़ने से थर्मल एफिशिएंसी बढ़ती है, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द स्टीम विल बी रेज। तो सेचुरेशन टेम्परेचर से हाईएस्ट टेम्परेचर पर जब गर्म करेंगे तो सुपर हीट टेम्परेचर बनेगा, और सुपर हीट टेम्परेचर और सेचुरेशन टेम्परेचर का जो गैप रहता है दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ सुपर हीट। तो सुपर हीट के कारण वहाँ पे जो आपका मेन फंडामेंटल रहता है कि एफिशिएंसी जो है, थर्मल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि जो वर्क करने की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ेगी, तो थर्मल एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इकोनोमाइजर का जो इस्तेमाल होता है कि इन द पाथ ऑफ, बोलना चाहिए कि फ्लू गैसेस, जो गैसेस जा रही हैं उनकी हीट का इस्तेमाल किया जाता है, और उनकी हीट का इस्तेमाल करके वापस से हम बॉयलर में एयर को भेजते हैं ताकि एयर को प्रीहीट किया सकें, प्रीहीटर के द्वारा प्रीहीट करवाते हैं। हीट का यूटिलाइजेशन इकोनोमाइजर में होता है, और फिर उसको हीट को वापस से यूज़ करते हैं एयर प्रीहीटर में। प्रीहीटर के द्वारा एयर को गर्म किया जाता है ताकि फ्यूल की सेविंग हो सके। एंड फाइनली फीड पंप, जो कि एडिशनल वाटर को रिक्वायरमेंट को सप्लाई करता रहता है, पूरी करता रहता है। दिस इज द लास्ट एक्सेसरीज ऑफ द
बॉयलर। तो ये आप देख रहे हैं सुपर हीटर यहाँ पे है, इकोनोमाइजर। सुपर हीटर इधर की तरफ लगा हुआ, ऊपर की तरफ लगा रहता है, इकोनोमाइजर यहाँ की तरफ लगा हुआ आपका। फीड पंप, इट इज सप्लाइंग एडिशनल वाटर, एंड द प्रीहीटर, इट इज अ कॉइल फॉर्म बेफल शेप। तो हीटेड एयर आउट यहाँ पे रहती है आपकी, एंड द फ्लू गैसेस इनसाइड, यहाँ से इकोनोमाइजर से गैसेस भेजी जाती हैं। तो हीटेड एयर आउट एंड द फ्लू गैसेस आउट, यहाँ से निकल जाती हैं फ्लू गैसेस। स्टीम जनरेशन इन टेक्सटाइल, जनरली जो स्टीम का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, जो या बॉयलर का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो नए ट्रेंड्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसको, और भी जगह पे है। तो यूज़ ऑफ बॉयलर एंड द स्टीम इन द टेक्सटाइल, स्पिनिंग में करते हैं, फैब्रिक में करते हैं, डाइनिंग में करते हैं, अदर पर्पज़ में करते हैं। तो स्पिनिंग में करते हैं तो स्पिंडल रनिंग वाले फंडामेंटल्स में इस्तेमाल होता है, यान वॉशिंग करने में होता है, कपड़े वगैरह धोने के लिए, फैब्रिक वॉशिंग में होता है, आयरनिंग में होता है, डाइंग जब करते हैं तो कलरिंग में करते हैं, फिनिशिंग प्रोडक्ट में करते हैं, और फिनिशिंग ट्रीटमेंट में करते हैं। अदर्स में ले जाएंगे तो पॉलीमर ट्रीटमेंट में करते हैं। और दूसरा यदि एप्लीकेशन देखेंगे तो स्टीम टरबाइन पावरिंग में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो स्टीम आयरन विद बॉयलर यहाँ पे है, इट इज़ द एग्जाम्पल और फिगर। फैब्रिक डाइन इन द बॉयलर डाई बाथ, यहाँ पे भी इस्तेमाल होता है। स्टीम पावर प्लांट में स्टीम का इस्तेमाल होता ही है, जैसा कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं कि फ्यूल का कंबशन होता है, पानी गर्म होता है, स्टीम बनती है, स्टीम को सुपर हीट करते हैं और उसके बाद टरबाइन में भेजते हैं जहाँ की पावर जनरेट होती है जनरेटर के द्वारा, और उसको फिर ट्रांसफार्मर में भेज देते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो एंड द कंबशन ऑफ गैसेज विच आर escaping in the atmosphere through the chimney. Common use of the steam agriculture में करते हैं, for the soil sterilization, increasing of the soil health. डोमेस्टिक पर्पज में पानी को गर्म करने के लिए, कुकिंग करने के लिए, क्लीनिंग ऑफ फैब्रिक करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है टरबाइन के द्वारा। मैकेनिकल एफर्ट जो रहता है स्टीम इंजन वगैरह स्टीम टरबाइंस में करते हैं, आपने जो देखा है। और क्लीनिंग एंड वॉशिंग में भी करते हैं, जहाँ पे कि इंडस्ट्रियल वॉशिंग हो रही है या क्लीनिंग प्रोसेस वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टीम इंजन इज द ओल्डेस्ट मॉडल ऑफ द कॉमन यूज ऑफ स्टीम, एंड द स्टीम पावर प्लांट इज द न्यूएस्ट वन। दिस इज द डिफरेंसेस। एंड सेकेंड थिंग इज स्टीम जो इस्तेमाल की जाती थी, तीन तरह की होती है, पहले भी करते थे और आज भी करते हैं। वेट स्टीम, ड्राई स्टीम और सुपर हीटेड स्टीम। तो सुपर हीटेड स्टीम इज द सुपीरियर वन ऑफ द dry and the wet steam, because of the having the high dryness and the having the more heat content, negligible moisture content. These are the difference between of the wet steam and dry steam and the superheated. Dry steam also carrying of the negligible moisture and less heat content comparison to the superheated steam. There is a difference between the wet and the dry. Wet steam having the dryness section is less than 1, but dry steam is dryness section is 1, and the superheated steam is meaningless to say that dryness section is greater than 1. Already if the dry steam is further heated by the external sources, there will be a chances of the increase of the steam condition, and the steam condition will be improved. If the steam condition is improved, then steam will be passes through the turbine and through the nozzles, and through the nozzles, if the steam is passing through the turbine, uh, then the expansion is taking place in the between of the moving and the fixed blades. Okay, thank you. This is the today lecture. If any doubt, please ask me. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मैं लेट ज्वाइन हुआ था, अटेंडेंस नहीं लगी हुई। अभी आ रहा हूँ, ठीक है।